So, good evening, everyone. Welcome to Mathshala. This is real analysis lecture number 7. हम लोगों ने कल तक जो डिस्कस किया था वो है ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, उनके टाइप, ठीक है। टाइप मतलब उनके एग्जांपल्स और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कब यूनियन इनफाइनाइट या आर्बिट्री, इंटरसेक्शन इनफाइनाइट या आर्बिट्री, है ना। तो ये जब हम लेते हैं, यानी आई बिलोंग टू लैम्डा सम लैम्डा विच इज अनकाउंटेबल सेट, यानी आर्बिट्री कलेक्शन ले रहे हैं, या फिर एस वेयर एस इज सम 1 to n फाइनाइट कलेक्शन ले रहे हैं, या फिर है ना। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यानी कि तो हम लोग काउंटेबल कलेक्शन ले रहे हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट। इसका असर पड़ता है रिजल्ट पर, ठीक है। यानी कि अगर आप फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं, फाइनाइट यूनियन लेते हैं या इनफाइनाइट यूनियन लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा ये हम देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास के बाद आपको लिंक सारे वीडियोस का, जितने पुराने वीडियोस हैं मेरे, ये 7th लेक्चर है, तो बाकी के 6 लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कल ऑफ रखा जाएगा ताकि आप आराम से सोच सकें, और एडमिशन फॉर्म आपको दे दिया जाएगा और मंडे इवनिंग तक का टाइम दे दिया जाएगा। 6:15 हमने टाइम अभी तक फिक्स किया है, फिर आप जैसा बताएंगे वैसे किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंसेस। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको स्टडी करना, आओ समझें। कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब आप कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, तो उसमें f का कोई डोमेन होता है d, है ना। ये होता है क्या, डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। इस d का और इस 2 का क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए जब आप कॉन्सेप्ट को देखते हैं, 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाता है। एक है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक है राइट हैंड लिमिट। इसको विजुअलाइज करने के लिए रियल लाइन पर इस 2 को, ठीक है, ड्रॉ करो। ये है 2, लेट अस से ये 0, ये 2। तो ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, हम वैसे जब लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मैं अच्छे से समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। फिलहाल ये देख लीजिए, मतलब आपके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करते हुए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 के नेबरहुड में आप डेल्टा नेबरहुड बनाते हैं, ठीक है। लिमिट को एप्सिलॉन डेल्टा से किया जाता है ना। डेल्टा नेबरहुड ये है आपका 2 प्लस डेल्टा, ये है आपका 2 माइनस डेल्टा। फिर इसको 2 सब इंटरवल्स में स्प्लिट करते हैं, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये। यानी एक कौन सा, 2 माइनस डेल्टा से लेके 2 तक का, ठीक है, और दूसरा कौन सा, 2 से लेके 2 प्लस डेल्टा। सर एग्जैक्टली 2 को कंसीडर नहीं करते क्या? बिल्कुल नहीं करते। क्यों? अगर 2 वैल्यू दे रहा होता तो हमें लिमिट के कॉन्सेप्ट की जरूरत ही क्यों पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ब्रीफ कर देता हूँ। x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। यहाँ पे जब आप एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 रख देते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, बताइए। indeterminate form, indeterminate, you cannot determine it. That's why जब कोई फंक्शन fx किसी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू देने से मना कर देता है, तब हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और सोचते हैं कि इस पॉइंट के लेफ्ट राइट में बिल्कुल करीब में भी कोई क्या ऐसी वैल्यू है जिसको ये अप्रोच कर रहा है, तो हम उसी वैल्यू को एटलीस्ट फंक्शनल वैल्यू नहीं लेकिन एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि लिमिट वैल्यू भी मान सकें, ठीक है। अगर ऐसी वैल्यू देता है तो हम उसको लिमिट वैल्यू कह देते हैं, और अगर ये भी नहीं देता है, मतलब इवन लिमिट वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो हम क्या लिख देते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ऐसे फंक्शंस को खराब फंक्शंस की क्लास में रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये डोमेन है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं और इस डोमेन में आप राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। इन दोनों चीजों को देखने के बाद महसूस हुआ कि अगर 2 के आसपास पॉइंट ही ना हो तो, यानी कि आपने नेबरहुड डाला, सपोज नेचुरल नंबर पे बात हो रही है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है, और आपने नेबरहुड डाला 2 के आसपास, ये रहा आपका नेबरहुड, और इसमें कोई पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, नेचुरल नंबर कोई पॉइंट नहीं है। इसका मतलब अब तो ना लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए डोमेन है ना राइट हैंड लिमिट के लिए डोमेन है, तो बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, जैसा कल मैंने लिखवाया भी था, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट इज डिफाइंड ऑन लिमिट पॉइंट। यानी कि ये जो 2 पॉइंट्स, ये जो है इट हैज टू बी लिमिट पॉइंट। किसका लिमिट पॉइंट होना चाहिए? क्योंकि लिमिट पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है, मैथ्स पोएट्री है, समझिए, है ना। लिमिट पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे एसोसिएटेड है? लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है सेट से, और लिमिट का कॉन्सेप्ट किससे एसोसिएटेड है? सीक्वेंसेस से। सीक्वेंस। तो अब इसको देखेंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट है लिमिट का, वो तब इंट्रोड्यूस किया जाता है जब फंक्शनल वैल्यू देने से फंक्शन मना कर देता है।
है ना, कहता है कि भाई मेरे पास इस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू नहीं है, तो उस पॉइंट पे एक अप्रोक्सीमेट एक लिमिटिंग वैल्यू देखी जाती है ना, दोनों लेफ्ट और राइट साइड से। इसका मतलब 2 का लिमिट पॉइंट होना इस बात की गारंटी दे देगा कि 2 के लेफ्ट में और राइट में पॉइंट्स हैं। अगला सवाल, और ठीक है, ये तो बात होगी लिमिट पॉइंट की। जब हमसे कहा जाता है लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या होगी, यानी एफ कहां टेंड कर रहा होगा, व्हेन एफ अप्रोचेस टू, तो मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ पे होते हैं 2 पे, मतलब आप 2 पे चेक करना चाह रहे हैं, आप एक बार लेफ्ट से आते हैं, एक बार राइट से आते हैं, अच्छी बात है क्योंकि 2 ही पॉसिबल डायरेक्शन है। जब ये मामला 2 डायमेंशन में पहुंच जाता है तब किसी पॉइंट को अप्रोच करने के लिए हमारे पास n नंबर ऑफ वेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज खुल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जब मल्टी डायमेंशनल कैलकुलस हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट क्यों नहीं होता, इसीलिए नहीं होता क्योंकि इसमें ना कोई लेफ्ट होता है ना राइट होता है, इसमें हर डायरेक्शन से पाथ बन सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही पॉसिबल डायरेक्शन है, लेफ्ट और राइट। इसका मतलब ये जनरल स्ट्रक्चर है, यानी कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि जितने पॉसिबल पाथ हैं उन सब से लिमिट चेक की जानी चाहिए। इसमें पॉसिबल पाथ केवल 2 ही हैं और इसमें पॉसिबल पाथ इनफाइनाइट। तो मुझे लगता है आज के बाद हम लोग अगर ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने लगे कि पॉसिबल पाथ पे लिमिट चेक करनी चाहिए हर पॉसिबल पाथ पे, तो मुझे लगता है कि ये एक जनरल क्लास होगी और ये एक सही शब्द होगा, ठीक है। मेरा सवाल बस इतना सा है कि आपका x 2 तक पहुंचता कैसे, जब आप कहते हैं कि एस x अप्रोचेस टू 2, x टेंड्स टू 2, तो ये जो टेंड्स है ये करता कैसे, कौन सी बस है जो x को 2 तक पहुंचाती है, बताइए, आपसे सवाल है, आराम से सोचकर बताइए, कौन सी बस है जो x को 2 तक पहुंचाती है। सर वो क्लस्टर्स जो 2 के अराउंड बनेगा क्या, उसके सहारे से हम जाएंगे, छोटे 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 पॉइंट्स जो आगे। वो तो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, वो बिल्कुल सही बात है कि क्लस्टर तो बनना ही चाहिए, ये तो सच बात है। पर मैं ये पॉइंट तो फिक्स है ना, ये अप्रोच कैसे कर रहा है इसको, ये तो फिक्स पॉइंट है। यस सर। आप जानते हैं उस बस का या उस व्हीकल का नाम क्या है, उस व्हीकल का नाम है सीक्वेंसेस। ओह यस सर। ठीक है, व्हीकल का नाम है सीक्वेंसेस। जैसे रियल लाइन पर किसी को 0 पहुंचना है, एक बस अरेंज कर दी 1/n नाम की, और इसने कहा कि आओ हम तुम्हें 0 पे पहुंचा दें। किसी ने कहा भाई सुनिए मुझे 1 पे जाना है, कौन सी गाड़ी मिलेगी, हमने कहा BN है, लाओ चाहे इस नंबर की गाड़ी से चले जाओ या फिर इस नंबर की गाड़ी से, सॉरी, या फिर इस नंबर की गाड़ी से चले जाओ, ये दोनों ही बस आपको कहाँ पहुंचाएंगी, 1 पे पहुंचा। सर 1 पे पहुंचाएगी ना। एग्जैक्टली, तो ये 1 पे पहुंचाएगी, ठीक है। किसी ने पूछा भाई -1 पे जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/n को मिक्स करते चलो, ठीक है। या किसी ने कहा भाई 0 पे जाना है पर 1/n से नहीं जाना, ये बस सही नहीं है, ठीक है, कुछ और बसों का इंतजाम होना चाहिए। तो हमने कहा 1 मिनट रुक जाओ, हम आपको एक और बस का इंतजाम कर देंगे sin n π। ये एक नया पैटर्न आ गया जो 0 पे जाएगा। तो अब शायद आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसका मतलब क्या होता है कि जो x जिसके सहारे 0 पे पहुंचता है वो कोई सीक्वेंस होता है, यहाँ पे कोई ना कोई सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा कि अच्छा इसीलिए कहा जाता है इफ फॉर एवरी सीक्वेंस an कन्वर्जिंग टू a your f of an converges to f of a, then f is continuous। या फिर एक और डेफिनेशन आपने सुनी होगी, फॉर एवरी सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू a f of an must converge to l, then l is limit of f at x to a। बताइए सुना है या नहीं, नहीं सुना होगा तो कोई तकलीफ नहीं है। यस सर। ओके वेरी गुड, इसका मतलब ये चीजें सुनी है तो आज समझ में आ रही होगी कि an को a पे भेजने के लिए यहाँ पे मतलब किसी पॉइंट पे अप्रोच करने के लिए एक्चुअली क्या लिखा होगा, ये ऐसे लिखा होगा लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l,
या फिर एफ ऑफ ए, यही तो लिखा हुआ है मैथमेटिकली। अगर आप देखेंगे कंप्रेस्ड फॉर्म तो यही है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा एक्स को ए पे जाना है, ए एन कोई सीक्वेंस का सहारा लेंगे जो ए पे जाएगा, तो एफ ऑफ ए एन उसी बस से कहाँ जा रहा होगा, एफ ऑफ ए पे अगर जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, एल पे जाएगा तो एल जो है उसकी लिमिट है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट एट टू ए। समझ में आ रहा है? सर यहाँ पर जो फंक्शन हमारा है एफ ए एन वो जा रहा है एल के पास, तो ये भी एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बन रहे हैं जिसका इमेज बनते बनते एल के पास जा रहा एग्जैक्टली, ये एक सीक्वेंस है, ये भी Yes, sir. पैटर्न है ना, ये भी पैटर्न एग्जैक्टली। अब देखिए, अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, ठीक है, आप सारे लोग आगे आने वाले टीचर्स हैं, ठीक है, तो मुझे आपसे सवाल पूछ लेने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाना चाहिए या फिर पहले सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाना चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट को आप प्रेफरेंस देंगे इतना सब जान लेने के बाद? पहले तो सीक्वेंस है। सीक्वेंस है। बिल्कुल। हमेशा मैं इस बात से, हमेशा जब मैं जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं हमेशा सोचता था ये फर्स्ट आना चाहिए और ये सेकंड आना, हमेशा सोचता था कि भाई सीक्वेंस को पहले क्यों लिखा जाता है ना, लिमिट के कॉन्सेप्ट को बाद में क्यों बताया जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे ये इन चीजों के बारे में पता चला कि अच्छा ये वो एप्लीकेशन है ना, जो सीक्वेंसेस यानी पैटर्न्स का एप्लीकेशन है, तो फिर मुझे समझ में आया कि इसका मतलब यही वो कारण है जिसकी वजह से सीक्वेंसेस किताबों में पहले लिखे होते हैं और जो सीरीज लिमिट होती है वो बाद में लिखी होती है, ठीक है। सीक्वेंस के बाद क्या डिफाइन किया जाता है, सीरीज। क्यों डिफाइन की जाती है? इसलिए क्योंकि सीरीज क्या है, कोई डेफिनेशन पूछे तो समय एन, जहां एन क्या है, एन एक सीक्वेंस है, बस यही है। एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जैसे भी आप सीरीज बनाना चाहें, ये आपका सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पे एन कोई जनरल सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है। इसलिए पहले सीक्वेंस, फिर उसी से बनने वाली कुछ सीरीज। जब इतनी स्टडी हमारी प्रॉपर हो जाएगी तब हमें लिमिट की समझ हो जाएगी, फिर हम इन्हीं सीक्वेंसेस के सहारे लिमिट को डिस्कस करेंगे। तो सर एप्सिलॉन डेल्टा वाली जो नेबरहुड वाली डेफिनेशन है, क्योंकि एप्सिलॉन डेल्टा तो ये कहता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट x माइनस a लेस देन डेल्टा। तो सर ये तो x का मतलब x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, मतलब ये तो a के नेबरहुड की बात हो रही है, a के डेल्टा नेबरहुड की बात हो रही है, यानी कि जब हम a के आसपास के पॉइंट्स चूज करेंगे तो फंक्शनल वैल्यू में और f ऑफ a सॉरी और एल में जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा होना चाहिए। अगर हम x यहां से चूज करें, अगर हम लोग x इतने में से चूज करें, बाहर ना जाएं, तो इसमें fx यानी उसकी फंक्शनल वैल्यू जो यहां से हम लोग चूज कर रहे हैं, और l जो कि फिक्स है, l तो फिक्स नंबर है ना, x l जो कि फिक्स्ड है, इसके बीच का डिफरेंस जो है बहुत छोटा होना चाहिए। तो सर ये लिमिट का भी, ये भी तो डेफिनेशन होती थी, तो ये तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी वाली डेफिनेशन है, इसमें तो सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। पर मैं कह रहा हूं कि जब मैं लिख दूंगा ये डेफिनेशन और इधर लिखूंगा और सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, तो बताओ क्या कहूंगा कि 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, मैं सीक्वेंस का पूरा जरा चैप्टर पढ़ा लूं फिर आपको समझाता हूं, तो ये तो बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा पढ़ाने में, है ना। इसलिए पहले सीक्वेंस को सीखा जाए, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए सीक्वेंसेस क्या है, ठीक है, सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले याद रखिए कि सीक्वेंस एक फंक्शन है, फंक्शन है, ठीक है। मैंने उस दिन आपको सबसे डे 1 की क्लास देखेंगे तो पता चलेगा, सीक्वेंस को एक और नाम से जाना जाता है, वो है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न मतलब 1 2 4 8, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 टाइम्स, है ना, 6 8 सॉरी, इवन नंबर्स का पैटर्न बन रहा है, ऑड नंबर का पैटर्न। यही पैटर्न जब हम हायर मैथमेटिक्स वाले बच्चे स्टडी करते हैं तो उसको एज अ फंक्शन स्टडी करते हैं, ठीक है। वो लोग एक पैटर्न को अगला नंबर गेस करना और यहाँ तक ही सीमित रखते हैं, हम लोग उसकी और डीप में स्टडी करते हैं हर पैटर्न की, ठीक है। और हायर मैथमेटिक्स में उसको एक फंक्शन के तौर पर कंसीडर करके उसकी स्टडी की जाती है। तो देखिए टाइप ऑफ फंक्शन, कैसा फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन फिक्स्ड है, क्या, नेचुरल, और कोडोमेन यानी आउटपुट क्या है, आउटपुट दो एक चीज पे डिपेंड करे, क्या, आउटपुट
या तो R होगा और या फिर C होगा, आइदर और R और C। R अगर होगा तो रियल सीक्वेंस, C अगर होगा तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। तो आप मुझे बताइए, मतलब आउटपुट अगर मान लीजिए ऐसा आ रहा है 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा एंड सो ऑन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि जो पैटर्न है वो किस में बन रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बन रहा है। और अगर सिंपल लिखा हुआ है 1 2 4 6 8 2 4 6 8, तो ये किस में बन रहा है पैटर्न? ये बन रहा है आपका आर में। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है ये आर से एसोसिएटेड है और ये वाला सी से एसोसिएटेड है। तो हमेशा याद रखिए सीक्वेंसेस कॉम्प्लेक्स में भी बन जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, तो अगर हम इसको स्पेसिफिकली रियल सीक्वेंस में डिस्कस करें तो इट्स अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू आर। आप कहेंगे सर इसको फंक्शन के जैसा मैं देखूं कैसे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हाउ कैन आई विजुअलाइज अ पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस? फंक्शन में तो ये होता है इनपुट और आउटपुट। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि सीक्वेंस एक ऐसा मशीन है जिसका जो इनपुट है, ये जो इनपुट बॉक्स है, ठीक है, ये जो इनपुट बॉक्स है ये आपने फिक्स कर दिया है, इसमें 1 2 3 4 ये इनपुट किया जाएगा, यानी 1 डाला जाएगा तो कोई एक नंबर निकलेगा, 2 डाला जाएगा तो एक नंबर निकलेगा, है ना? तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं। ठीक है, कैसे? आओ विजुअलाइज करें। एक पैटर्न है, क्या एक पैटर्न है 2 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। इसको मुझे एक फंक्शन के तरीके से देखना है, तो क्या मैं ऐसे नहीं देख सकता कि अगर मैं 1 डालूं तो पहला टर्म आ जाना चाहिए, अगर मैं 2 डालूं इनपुट में तो दूसरा टर्म आ जाना चाहिए, 3 डालूं तो तीसरा टर्म आ जाना चाहिए। किसका? पैटर्न का। यानी कि 1 का आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न, ठीक है। 2 डालूंगा तो सेकेंड टर्म ऑफ द पैटर्न, ठीक है। 3 डालूंगा तो थर्ड टर्म ऑफ द पैटर्न एंड सो ऑन। तो बताओ, ऑब्वियसली जब ये एक मशीन है, फंक्शन यहां से मशीन है, तो ऑब्वियसली इसका डोमेन क्या बनेगा? नेचुरल नंबर ही तो बनेगा। और आउटपुट में क्या आएगा? पूरा होल पैटर्न। आपको नहीं लग रहा कि पूरा का पूरा पैटर्न हमें यहां मिल जाएगा आउटपुट के तौर पे? यस और नो? यस सर। इसीलिए यस सर। यस सर। यही रीजन है कि फंक्शन को हमेशा कैसे डिफाइन किया जाता है? ए एन, सफिक्स में एन। क्यों? क्योंकि यही आपका इनपुट वेरिएबल है। ये इनपुट वेरिएबल है, कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है। इसीलिए ए एन सब कुछ एन के टर्म्स में होता है, एन स्क्वायर प्लस 1, 2n, 2n प्लस 1, 3n एक्सेट्रा। ये ढेर सारे पैटर्न आपने देखे होंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अगर ए एन को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दूं, f at n इक्वल टू 2n, तो क्या मैं इसको बिल्कुल एक फंक्शन बोल सकता हूं जिसके जो इनपुट होंगे वो फिक्स नेचुरल नंबर होंगे, सॉरी नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है, और जो आउटपुट है वो क्या आएंगे? सारे ऑल इवन नंबर्स। ठीक है भाई, समझ में आया? तो इसको फंक्शन के तौर पे इस तरह से देखा जा सकता है। अब क्या ये इसका मतलब क्या है? ये बहुत बड़ी लॉटरी है। क्यों? स्टार लगा लीजिए, ऑब्जर्वेशन। क्यों? हेंस अब सीक्वेंस के जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहां से आएंगे? वो सारे के सारे फंक्शन से आएंगे। यानी कि हेंस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन all properties of the functions will be there for the sequence। बताइए, सही है ना? क्योंकि सीक्वेंस एक फंक्शन है। तो किस तरह की, सर कौन से तरह की आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? मैं समझा नहीं, चलिए बताता हूं। प्रॉपर्टी कौन सी? प्रॉपर्टी का मतलब बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। मतलब किस किस टाइप के फंक्शन होते हैं? बाउंडेड फंक्शन, फिर मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, यही सब तो चीजें होती हैं फंक्शंस के बारे में, यही तो पढ़ा है हमने। तो देखो इसका मतलब, सर क्या बाउंडेड सीक्वेंस भी होते हैं? बिल्कुल भाई, जो फंक्शन होता है वही सीक्वेंस होता है। मतलब जो फंक्शन के पास प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी सीक्वेंस।
तो मोनोटोनिक सीक्वेंस भी होते हैं, मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां से आती हैं इसको समझ लेना चाहिए। बात उठी है तो बाउंडेड फंक्शन की भी बात हो जानी चाहिए। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि बाउंडेड फंक्शन का क्या मतलब है, कब किसी फंक्शन को बाउंडेड कहेंगे। बाउंडेड का जो कॉन्सेप्ट है ये किससे एसोसिएटेड है, सेट से। फंक्शन के पास दो सेट होते हैं, कौन से, एक तो डोमेन होता है और दूसरा सेट कौन सा होता है, कोडोमेन या फिर रेंज। रेंज सर, रेंज। कोडोमेन। इसका मतलब यह है कि बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या है, बाउंडेड फंक्शन इंप्लाइज बाउंडेड रेंज, बाउंडेड रेंज सेट। ठीक है, यानी कि आउटपुट सेट की बात हो रही है, ये इनपुट सेट है, ये आउटपुट सेट। तो इनपुट सेट से तो बाउंडेडनेस को डिसाइड होना कोई सेंस नहीं बनता, ये है आउटपुट सेट। तो आउटपुट सेट से डिसाइड होता। तो बाउंडेड फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, बाउंडेडनेस जो है वो एक सेट का प्रॉपर्टी है, और फंक्शन के अंदर एक ही सेट है जो आउटपुट सेट है, वो है रेंज। तो बाउंडेड सेट का मतलब है बाउंडेड रेंज, इसीलिए लिखा जाता है fx लेस देन m फॉर सम m, फॉर सम मतलब फॉर ऑल x इन द डोमेन, यही तो लिखा जाता है। देयर एग्जिस्ट अ नंबर m सच दैट, यही तो लिखा जाता है। तो fx का मतलब क्या हो गया बताओ जरा, ये क्या है, ये रेंज तो है, ये रेंज सेट ही तो है। ठीक है, तो ये है बाउंडेड फंक्शन। अब अगर बाउंडेड सीक्वेंस की बात होने लगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि बाउंडेड सीक्वेंस, तो फिर वही जो बाउंडेड फंक्शन है यानी रेंज सेट, तो रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड। अब आप जानते हैं बाउंडेड मतलब दोनों बाउंड, बोथ अपर एंड लोअर, बोथ अपर एंड लोअर। तो अब इसको समझिए थोड़ा, बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब हो गया कि रेंज सेट बाउंडेड होना चाहिए। रेंज सेट का मतलब यहाँ पे क्या है, an अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया या पैटर्न डिफाइन किया, क्या n, अब ऐसे लिखो या चाहे आप करली में लिखो, आपका चॉइस है। बहुत सारे लोग सिंपल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, पर ये मुझे बहुत पसंद नहीं है। इनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, या फिर ये या फिर ये। ठीक है, इस पैटर्न को अगर आप देखें तो क्या करते हो, इनपुट वेरिएबल क्या है 1 2 3 4, अगर आपको आउटपुट चेक करना है तो इनपुट 1 2 3 4 डालो, 1 2 3 एज इट इज दे देगा, आइडेंटिटी सीक्वेंस है ना। तो ये हो गई आपकी रेंज सेट। अगर किसी सीक्वेंस के लिए ये रेंज सेट बाउंडेड है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाता है, अदरवाइज चेक करना पड़ेगा। मतलब जैसे ये लोअर बाउंड है तो बाउंडेड फ्रॉम बिलो बट नॉट अबव। ठीक है, -n ले लेंगे तो, अगर आप -n ले लें तो -n हो जाएगा, इधर से -∞ इधर होते हुए आएगा, और -3 -2 -1। ठीक है, तो ये बाउंडेड अबव हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं। अच्छा, यानी कि सर सारी की सारी चीजें, यानी किसी सीक्वेंस से एसोसिएटेड सारी चीजें क्या उसके रेंज सेट से होती हैं? बिल्कुल, किसी सीक्वेंस की स्टडी जो है वो मेनली उसके रेंज सेट से की जाती है, और वही उसका ट्रू बिहेवियर बताता है। ठीक है, अगर आपको किसी सीक्वेंस का ट्रू बिहेवियर चेक करना है तो उसके रेंज सेट को चेक करना होगा। ठीक है, रेंज सेट को जानना होगा। आगे बढ़ते हैं इस पे। अब देखिए, जो सीक्वेंस होता है यानी कि जो पैटर्न है, सीक्वेंस या फिर पैटर्न, इसका कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है। तो पहले हम लोग शब्दों पे बात करेंगे, फिर मैथमेटिकली बात करेंगे। ठीक है, तो इसके कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, एक पैटर्न कहीं जाकर रुक जाता है किसी लिमिट पर। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, या आम भाषा में अगर मैं आपसे किसी पैटर्न का कन्वर्जेंस पूछूं तो आप कहेंगे सर एक पैटर्न यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, और धीरे धीरे, या फिर ऐसे चल रहा है, सॉरी ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये पैटर्न जा रहा है, और जाते हुए ये कुछ इस तरह का नजारा दिखना चाहिए। ये इस पॉइंट हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसको भी मैं आज अच्छे से आपको समझाऊंगा कि सीक्वेंस के पैटर्न का कन्वर्जेंस यानी सीक्वेंस का कन्वर्जेंस क्या है। ठीक है, तो ये आप कहते हैं कि भाई सारा का सारा पैटर्न अगर किसी एक पॉइंट के आसपास क्या बना ले,
क्लस्टर बना ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/n नाम का जो पैटर्न है वो 0 के आसपास क्लस्टर बना लेता है। यही तो बात है, कल हमने आपको सिखाया था, ये 0 के आसपास क्लस्टर बना देता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो पैटर्न 1/n नाम का जो पैटर्न है, ठीक है, वो 0 पे कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करना, ठीक है, कन्वर्ज करना मतलब उस पैटर्न का पूरी तरह वहां उस पॉइंट पर डिवोटेड होना। आप कहेंगे सर यहाँ पे एक डाउट क्रिएट होता है। कौन सा डाउट क्रिएट होता है? डाउट ये क्रिएट होता है, आप कह रहे हैं कि क्लस्टर बनना चाहिए, ठीक है, क्लस्टर बनना चाहिए। फिर आप साथ ही कहते हैं कि लिमिट पॉइंट भी वही है जहां क्लस्टर बने। मैंने कहा बिल्कुल सही है, यानी लिमिट पॉइंट, सॉरी, देखना ऐसी चीज बताऊंगा ना आपको, हमेशा याद रहेगा ये जो डिफरेंस है, ठीक है। तो क्लस्टर जो है इंप्लाइज लिमिट पॉइंट ऑल्सो, और आप ये कहते हैं कि लिमिट यूनिक होती है और लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी पैटर्न के अंदर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट, समझ रहे हैं, अगर किसी पैटर्न के अंदर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो, मतलब कहने का क्या, ये पैटर्न है, एक क्लस्टर यहां बना हो, है ना, और दूसरा क्लस्टर यहां बना हो, एक लिमिट पॉइंट LP लेटर से 1 और ये LP2, तो लिमिट पॉइंट तो 2 हो गए। आपने कहा है क्लस्टर, ठीक है, आपने कहा है क्लस्टर, ठीक है, तो लिमिट पॉइंट तो आपके 2 हो गए, लेकिन क्या लिमिट भी 2 हो जाएंगे? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि जिस पॉइंट पे क्लस्टर दिखे पूरा पैटर्न वहीं कन्वर्ज करता हुआ कहा जाता है। तो क्या 2 लिमिट पॉइंट, यहां से तो ऐसा लग रहा है कि ये भी आपकी लिमिट है और ये भी आपकी लिमिट है, लेकिन आपने कहा है कि लिमिट पॉइंट एक ज्यादा हो सकते हैं, लिमिट एक ही होगी। तो मुझे जरा ये बता दीजिए कि लिमिट के क्लस्टर्स कैसे पहचानूं और लिमिट पॉइंट के क्लस्टर कैसे पहचानूं? दोनों क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ लिमिट पॉइंट और क्लस्टर ऑफ लिमिट, ठीक है। मैंने कहा बड़ा आसान सा तरीका है। क्या? देखो अगर आप डेफिनेशन को वापस आके देखो, आप, क्या आपको ये कन्वर्जेंस दिख रहा है इस पॉइंट पे होता हुआ? अब मैं, ये सुनो, हाँ, अगर मैं आपसे कहूं क्या आप इस पॉइंट पे डिसाइड कर सकते थे कि ये पूरा का पूरा पैटर्न यहां जा रहा है? मतलब अगर मैं ये आपसे छुपा दूं, ठीक है, ये इतना हिस्सा मैं आपसे छुपा दूं, तो क्या आप यहां आकर भी, यहां आकर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट क्लस्टर पॉइंट है, सॉरी, कहां पे कन्वर्ज करने वाला है? यस और नो? नो सर। ठीक है, तो नो सर। क्या आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, यहां पे भी आंसर है नो, यहां पे भी नो, यहां पे भी नो। आंसर कहां बनेगा? जब आप यहां कहीं होंगे, यानी कि आप इंश्योर कब हो सकते हैं? जब यहां कहीं होंगे। ये रहा आपका यस पॉइंट, इस पॉइंट के आगे पैटर्न जो है यहीं जाएगा, ये हम श्योर हो जाते हैं। अब इस डेफिनेशन को देखिए, an माइनस एल, ये पॉइंट बेटा L मान लो और ये पैटर्न जो है ये an मान लो। an माइनस एल हैज टू बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर सम n, फॉर सम n ग्रेटर देन n नॉट। इसको देखना, ठीक है। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट आपने, जहां आपने डिसाइड किया था ना, ये वाला पॉइंट, ये है आपका n नॉट, जिसके बाद के सारे n के लिए ये डिफरेंस बहुत छोटा है, और आप इस n नॉट से डिसाइड कर पा रहे हैं कि यस, मेरा सारा का सारा पैटर्न जो है वो L पे कन्वर्ज होने वाला है। क्या इन दोनों, इस पिक्चर को देख के इस डेफिनेशन को जस्टिफाई कर पा रहे हो? हाँ सर। बाकी लोग क्या बात है भाई, साइलेंट है, बोलिए प्लीज। क्या इस पिक्चर को देख के इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो? कैन यू रिलेट दीज टू थिंग्स? जस्ट व्हाट यू डू, जस्ट टेक 60-70 सेकेंड्स, टेक अ ब्रीथ, सोचिए इसके बारे में, ठीक है। आई विल गिव यू टाइम। चलिए एक और तरह से देखते हैं
ठीक है, ये सब बातें भी हम धीरे धीरे करेंगे। इस स्लाइड पे मैं जिस टाइम लेके आऊंगा ना, तब तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लिया कि आप सारे के सारे लोग कहाँ रहते हैं, नागपुर सिटी में रहते हैं। ये है आपका नागपुर सिटी, ठीक है। और इस नागपुर सिटी में बहुत सारे रोड हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें। और ये है आपका क्रिकेट स्टेडियम, मुंबई में है ना, मरीन ड्राइव पे, ठीक है। ये है आपका क्या, क्रिकेट स्टेडियम। आपको नहीं पता था कि नागपुर में क्रिकेट मैच होने वाला है। अच्छा, चर्चा किस बात की चल रही है कि कब किसी सीक्वेंस को किसी एल पे कन्वर्ज होता हुआ कहेंगे, सिर्फ क्लस्टर देख के या कोई और बात भी है, ठीक है। ठीक है, अब भीड़ तो देखिए, क्लस्टर तो आपको नागपुर शहर में, मान लीजिए कोई चंद्रपुर से आ रहा है, कोई अमरावती से आ रहा है, ठीक है, मैं कानपुर से आ रहा हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ मैच देखने के लिए, ठीक है। आप आ रहे हैं, आपको नहीं पता है, आप मान लीजिए बहुत पुराने टाइम में रह रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता है कि क्रिकेट स्टेडियम किस तरफ, या अच्छा उस दिन मैच है तो ढेर सारी भीड़ जो है वो मैच देखने के लिए जाएगी, दैट इज फॉर श्योर, ठीक। अब देखिए, आप इस शहर में एंटर करते हैं, आप यहां से एंटर करते हैं, ये यहां से एंटर करते हैं, और मैं यहां से एंटर करता हूँ सिटी के अंदर, ठीक है। ये 3 एंट्रेंस में खोल देता हूँ, समझिए। आप जैसे ही एंटर करते हैं, आप एक पैटर्न को देख रहे हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा ऊपर हैं, थोड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप थोड़ा सा ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब आप पूरा पूरा, मतलब पूरा नहीं लेकिन काफी हद तक शहर देख पाते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि भीड़ तो काफी है यार, पर बड़ी रैंडम भीड़ है, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये भीड़ है आपकी, बताइए किस तरफ स्टेडियम है। क्या आप यहाँ से बता सकते हैं कि ये जितनी भी भीड़ है ये क्रिकेट मैच देखने यहाँ आ रही है, इन्वॉल्व रही है? No, यस, sir. बता सकते हैं? No. हाँ, नहीं बता सकते। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मतलब हम और आप सब लोग साथ में बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये भीड़ थोड़ी सी श्रिंक होती हुई दिखेगी, मतलब तब ये इतनी बाहर की तरफ नहीं जाएगी। तो ये भीड़ जो है, ठीक है, ये थोड़ी सी श्रिंक होती हुई दिखेगी। कैसे? कुछ ऐसे, ऐसे। यानी कि ये स्थिति में, अब ये देखो, ये स्थिति मतलब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, लेट अस से वो 10 किलोमीटर है। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे मार्क करिए, ये पॉइंट आपका कितने किलोमीटर पे है? ये 3 किलोमीटर पे है। यानी 3 किलोमीटर मार्क, यानी n इक्वल टू 3 पर कैन नॉट डिसाइड वाला स्टेटस है, कैन नॉट डिसाइड। और आगे बढ़ते हैं, यहां आते हैं। क्या यहां से कुछ क्लियर हो रहा है? आप मुझे देखकर बताइए कि नहीं, ये जितने लोग हैं ये सब यहीं आ रहे हैं। क्लस्टर तो बहुत जगह है, भीड़ तो बहुत जगह है, लेकिन क्या क्या यहां से डिसाइड हो रहा है ये जो मार्क है? No. लेट नहीं अस सर। 5 किलोमीटर का मार्क है, दैट मींस n इक्वल टू 5 के लिए भी कैन नॉट डिसाइड स्टेटस है, ठीक है, कैन नॉट डिसाइड स्टेटस है। फिर आप और आगे जाते हैं, फिर आपको भीड़ थोड़ी सी श्रिंक करती हुई दिख रही है, ठीक है, थोड़ी भीड़ श्रिंक करती हुई दिख रही है। यानी कि जब आप इस पोजीशन पे आते हैं तो थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्टेडियम यहाँ है ना, कहीं ऐसा तो नहीं स्टेडियम यहाँ है, और ये सारी की सारी भीड़ जो है, ये मेरे आसपास की जितनी भी भीड़ है, ये कहाँ आ रही है? ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज होने के लिए आ रही है, इस पॉइंट पे कन्वर्ज होने के लिए। लेकिन देखिए, ये 7 किलोमीटर का मार्क ले लीजिए, 7 किलोमीटर, और यहां भी n इक्वल टू 7 पे भी कैन नॉट डिसाइड, क्योंकि आपसे कहा गया कि भाई जब 200% श्योर हो जाएंगे तभी बताएंगे। ओके, बात आगे बढ़ती है, आप थोड़ा सा इंच करते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जो जो क्या है, लेट अस से 8.5 किलोमीटर का मार्क है। तो n इक्वल टू 8.5 किलोमीटर का मार्क है, और यहां से आपको ये दिख रहा है कि पूरी की पूरी जो क्राउड है, ओ हो, अच्छा, तो यहां आ रही है,
बताइए क्या इस पॉइंट से, जो कि 8.5 किलोमीटर का मार्क है, ये 0 का मार्क है, 0, ठीक है, ये है 8.5। आप सोच रहे होंगे मैं क्या समझा रहा हूं, जब क्लियर हो जाएगी तस्वीर तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या समझा। तो यहां से आपने बताइए डिसाइड कर लिया ना कि यस ये वो पॉइंट है जहां पर पूरा का पूरा यहाँ रैंडम सा दिखने वाला, भले ही क्लस्टर यहाँ पे थे, रैंडम सा दिखने वाला पैटर्न जो है वो यहाँ कन्वर्ज कर रहा है। यानी कि यस यहाँ पे वी कैन डिसाइड दैट एवरीथिंग इज कन्वर्जिंग टू दिस क्रिकेट स्टेडियम। बताइए यस और नो। Yes, sir. Yes. अब मैं आपको मैथमेटिकल सीक्वेंस let us say is said to converge at some real number L if, कब कहा जाता है, ठीक है, if an minus if for epsilon greater than 0, जो कि स्मॉल है, एक्चुअली वेरी स्मॉल, ठीक है। एप्सिलॉन और डेल्टा ये क्या है, बड़े छोटे छोटे नंबर हैं, ये कोई फिक्स नंबर थोड़ी है कि इसका वैल्यू है डेसिमल 0.5 है इसका, ऐसा नहीं, ये बहुत छोटे छोटे नंबर है, इतने छोटे जहां कुछ हम डिसाइड नहीं कर पाते पर बहुत छोटा बोलना चाहते हैं वहां पे एप्सिलॉन बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट, समझना, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट such that आप देखो डिस्टेंस बिटवीन an एंड l, यानी आप में an मतलब पैटर्न के नंबर्स और l, ये बेटा l है, दिस इज योर लिमिट l जो आप क्लेम कर रहे हैं, इज वेरी स्मॉल, बिकम्स वेरी स्मॉल whenever n is greater than some not। अब इसको थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। पैटर्न के जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं, ये है स्थिति, ठीक है, ये जो पैटर्न के पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये पैटर्न जो है वो किसी नंबर एल, यानी कि यहाँ क्रिकेट स्टेडियम में कब कन्वर्ज होते हुए बोले जाएंगे मैथमेटिकली, जब पैटर्न के जो नंबर्स हैं, मतलब पैटर्न के जो डिजिट्स हैं, है ना, जो नंबर है उसका और आपके द्वारा क्लेम किए हुए लिमिट का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा हो जाए, लेकिन बहुत छोटा शुरू से नहीं, समझना। आप कहोगे सर यहां से लेकर यहां तक के ही डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं हाँ, ये डिफरेंस कितना है, फटाफट बोलिए, 10 मीटर या 10 यूनिट, 10 किलोमीटर। तो सर 10 किलोमीटर तो छोटा नहीं है, आप कह रहे हैं कि an और l के बीच का डिस्टेंस छोटा होना चाहिए, तो मैंने कहा देखो एक बात यहां भी तो लिखी है, एक बात उसका भी तो कुछ मीनिंग है, उसको भी समझ लेते हैं, रुक जाइए थोड़ा। तो an और l के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा होना चाहिए, तो सर यहाँ तो छोटा नहीं है, हाँ तो रुको आगे बढ़ो, कब छोटा होना चाहिए, ये देखो whenever, कब छोटा होना चाहिए, शुरू से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब आप यहाँ खड़े हो और आप कहें एल आपका कन्वर्जिंग सीक्वेंस, तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, और आपसे कोई कहे यहाँ से यहाँ का डिसाइड कैसे कर सकते हो, है ना, तो आप कहोगे देखो मेरा डिफरेंस बहुत छोटा है, वो कहेगा अच्छा 10 किलोमीटर का डिफरेंस आप छोटा मान रहे हो, आप उसको एप्सिलॉन बोलना चाह रहे हो, कभी एप्सिलॉन इतना बड़ा थोड़ी लिया जाता है, मैक्सिमम 1 से छोटा ही रखा जाता है। तो आपसे कहा जाएगा, आप क्या कहोगे उसको, एक काम करो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि यहाँ खड़े होकर डिफरेंस छोटा है, थोड़ा आगे बढ़ो, मुझे इनपुट दो, मतलब मुझे स्टेप्स दो, एक स्टेप चले, 2 स्टेप चले, 3 स्टेप चले, 4 स्टेप चले, 5 स्टेप चले, ये देखो स्टेप्स चलते आ रहे हैं, इसीलिए मैंने एन लिख दिया था चालाकी से पहले ही, ठीक है, ये स्टेप्स चलते आ रहे हैं, तो सीक्वेंस के पॉइंट ही तो है, ये 5वां पॉइंट है, ये 7वां पॉइंट है, ये 8वां के बाद वाला पॉइंट है ना, इस 8.5 यूनिट के बाद यानी 9वें पॉइंट से आपको दिखने लगा कि an और l यानी n
9 से बड़ा जैसे डिसाइड हुआ, जैसे 9 से बड़ा n लेना शुरू कर दिया, तो an और l के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा होता चला गया और आपको साफ दिखना शुरू हो गया कि हमारा सीक्वेंस l को कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिफरेंस छोटा होना चाहिए कब? जब हमारा जो पैटर्न है, ठीक है, वो एक सर्टेन नंबर के बाद ऐसा करने लगे। तो इस केस में ये पैटर्न कहां मिला? ये मिला n इक्वल टू 9। तो n नॉट आपका इस केस में क्या है? यानी कि ये क्रिकेट स्टेडियम के केस में आपका n नॉट क्या है? n है, 9 है, 9। बताइए, बात समझ में आई? यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या है कि पैटर्न का पहला पॉइंट A1, A2, A3, A4, ठीक है, A500, A700, A10,000 एंड सो ऑन, और ये रहा आपका लिमिट L। तो आपको थोड़ी ना A1 और L के बीच का डिफरेंस दिखाना है लेस देन एप्सिलॉन, नहीं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। समझ रहे हैं? अगर ये बड़ा भी हो जाए तो थोड़ी ना L लिमिट बनने से मना हो जाएगा। हाँ, क्या दिखाना पड़ेगा कि एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ये पैटर्न वाला, ये वाला, जिसके बाद कुछ भी लोगे तो an माइनस l जो है वो छोटा आ जाएगा। यानी कि सपोज ये नंबर क्या है? सपोज ये नंबर है n नॉट, आपने ले लिया क्या? 9999। इसका मतलब अगर आप A10,000 से l को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किसी नंबर, तो वो बहुत छोटा आएगा। अगर आप 10,001 को l से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो छोटा आएगा। अगर वो A10,002 को, ज्यादा हो गई क्या? नहीं, ठीक, l से सब्ट्रैक्ट है तो वो छोटा आएगा, या छोटा आना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे? इसके पहले आपको छोटा रखने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि A4 माइनस L जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आए तभी आप L को लिमिट बोलेंगे, नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ऐसा n नॉट जरूरत पड़े। n नॉट किस पे डिपेंड करेगा? n नॉट किस पे डिपेंड करेगा? यानी कि वो नंबर कितना जल्दी और कितना देर में आएगा, यानी कितनी जल्दी आप डिसाइड कर पाएंगे और कितनी देर से आप डिसाइड कर पाएंगे, यही तो है n नॉट। वही तो वो पॉइंट है n नॉट। हाँ, कब डिसाइड कर पाएंगे? तो n नॉट किस पे डिपेंड करेगा? n नॉट इस पे डिपेंड करेगा कि आप ये दूरी कितनी चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये दूरी मेरी 5 यूनिट से कम होनी चाहिए, 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, यानी AN यानी क्रिकेट स्टेडियम से लोगों की दूरी 5 यूनिट से कम होनी चाहिए, 5 किलोमीटर से, तो बताओ आप कौन सा n नॉट चूज करोगे? आप यहीं से डिसाइड कर सकते हो ना, क्योंकि इसके आगे की दूरी जो है वो 5 यूनिट से कम है। समझ में आ रहा है? मींस एप्सिलॉन पे ये डिपेंड करेगा हमारा जो चूजन हमारा इन नॉट है वो। एग्जैक्टली पहले मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो मुझे बताइए कि अगर मैंने कहा कि डिफरेंस जो है वो 5 यूनिट से कम होना चाहिए, तो जब आप इस मार्क के आगे होंगे तभी आप कह सकते हैं यस, यहाँ से तो सारे पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो 5 यूनिट से कम है, तो मैं यहीं पर डिसाइड कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन जितना बड़ा देगा वो आपको, उतनी जल्दी आप डिसाइड कर सकते हैं, उतना ही n नॉट आपका छोटा होगा। और अगर उसने एप्सिलॉन बहुत छोटा दे दिया, यानी कि उसने कहा सुनो, आपके पैटर्न और L के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट से भी कम होना चाहिए, तो आपको कब तक इंतजार करना पड़ेगा? जब तक वो 1 यूनिट से कम नहीं हो जाता, यानी 9, यानी यहां आके आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ ये है आपका n नॉट। तो बड़ा n नॉट हो जाएगा, एक बड़ा नंबर चूज करना पड़ेगा। बताइए सही है या नहीं? बाकी लोग कहाँ है भैया आज? हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस 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 सर। हाँ, तो आप कम से कम मुझे रिस्पांस दीजिए कि भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? सर आ रहा है सर, थोड़ा बहुत जा रहा है अभी माइंड में, ओके, ठीक है, उसी की स्टडी कर रहे हैं। और ओके। अब देखिए, मान लीजिए एक सीक्वेंस है an, कभी भी किसी चीज को समझना हो तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने कहा 0 इसकी लिमिट है। कैसे डिसाइड किया? डिसाइड ऐसे किया कि आप अगर an को l के बीच के डिफरेंस बहुत छोटा होगा
एक एन नॉट मिलने के आगे, यानी एक इंडेक्स के बाद। पहला पॉइंट क्या है 1, दूसरा है 1/2, तीसरा है 1/3, चौथा है 1/4, पांचवा है 1/5। तो ये पैटर्न जो है ये 0 पे जा रहा है। ठीक है, मैंने आपसे कहा सुनो, अगर मैं एप्सिलॉन को 0.5 कर दूं, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, an जो ये है, अब इस बार भाई आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, आप गलत भी बोलेंगे तो चलेगा। an माइनस l जो है लिमिट क्या है 0, डिफरेंस किससे छोटा होना चाहिए 0.5 से। बताइए वो कौन सा n नॉट आप चूज करेंगे यहाँ पे जिसके बाद डिफरेंस हमेशा 0.5 से छोटा आएगा। ये रहा आपका पैटर्न। अब अगर मैं आपसे कहूं, आपने यहाँ पे n ग्रेटर देन 3 के बाद ये जो डिफरेंस है ये छोटा होने लगेगा, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होने लगेगी। 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, है ना, छोटा होने लगेगा। तो n ग्रेटर इक्वल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं ओके 0.02, 0.5 था, अब एप्सिलॉन मैंने छोटा कर दिया ना, स्मॉल कर दिया। अब देखना, अब मुझे जरा सिमिलर आर्गुमेंट से बताओ कि an माइनस 0 मस्ट बी लेस देन 0.02। कौन सा वो इंडेक्स होगा जिसके बाद कोई भी नंबर लोगे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। हमें सर वो इंडेक्स लेना होगा जिस सीक्वेंस के जिस रेंज की वैल्यू सर 0.02 से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, छोटी हो, क्या आएगा? तो बहुत लार्ज होगा, बहुत लार्ज होगा। क्या मैं ये क्या है ये ओके 200 लिखना चाहिए मुझे, 0.2 लिख दिया मैंने। 0.2 है सर, 0.2 लिख देता हूँ, ओ यस, दैट विल बी हाँ तब तो बेटर। यस सर, यस। ठीक है, अब बताइए मुझे कितने लोगों को लग रहा है वो नंबर 6 होगा? 6 यस सर 6। यानी कि छठे इंडेक्स के बाद छठा इंडेक्स कौन सा नंबर पे गिरेगा 1/6 पे गिरेगा। ठीक है, फिर 1/7 पे गिरेगा आगे, यानी कि इस इंडेक्स के बाद यहां से आप कोई भी डिफरेंस लेंगे तो वो 0.2 से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ, है ना, विद योर परमिशन कैन आई कंक्लूड n नॉट, यानी चॉइस ऑफ n नॉट डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। ये लाइन जो है रूटीन में लिख दी जाती है लेकिन इसको समझ नहीं पाते लोग कि ये कैसे इस पे डिपेंड कर रहा है। और आपको नहीं लगता कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल? मतलब अगर आपने एप्सिलॉन छोटा लिया मतलब आप डिफरेंस बहुत छोटा चाह रहे हैं, बहुत छोटा चाह रहे हो, तो ये तो तभी होगा जब आपको बहुत आगे के पैटर्न के पॉइंट्स मिले, है ना। तो इसका मतलब आप बहुत आगे निकल आए हो, मतलब n नॉट जो है वो बिग होना चाहिए। अगर ये बिग लिया यानी डिफरेंस आपको बड़ा चलेगा मतलब आप शुरुआती पॉइंट से ही ये डिफरेंस हो सकता है कि गेन कर लो, इसका मतलब n नॉट आपको स्मॉल भी चलेगा। बताओ ये चीज समझ में आई? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस सर। तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जब मैंने एप्सिलॉन एक नंबर लिया जो थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली, तब आपका एन नॉट क्या आया 3 आया, तब आपका एन नॉट आया 3। लेकिन जब मैंने एप्सिलॉन को छोटा कर दिया यानी मैं डिफरेंस जो है बहुत कम चाहता हूं, तब आपको बड़ा एन नॉट लेना पड़ा, एन नॉट क्या आया 6। तो ये जो लिखा हुआ चीज है ये समझ में आया है क्या? यस सर, यस। यस सर, अच्छे है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब कोई आपसे पूछे कि डेफिनेशन बनाओ, तो डेफिनेशन क्या बनाओगे? अगर मुझे एक इंडेक्स ऐसा मिल जाए एक नंबर के बाद, यानी कि a1 a2 a3 a4, कब कहोगे कि सीक्वेंस l पे जा रहा है? तो एक नंबर यहाँ पे ऐसा मिल जाए जिसके बाद पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो किसी एप्सिलॉन डिस्टेंस पे हो, यानी कि
कोई भी नंबर मैं उठाऊं उसकी दूरी जो है वो एप्सिलॉन हो, यानी कि an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो। कब? whenever ये जो n है ना, ये n ये किसी सम यहाँ किसी इंडेक्स के बाद चूज किया गया हो। ऐसा नहीं है कि बिगिनिंग से ही चूज करना है, n जो है वो किसी इंडेक्स n0 से आगे का लिया गया है, ये है इसका मतलब। अब बताइए, क्लियर है? तो कई बार डेफिनेशन समझने में भी बहुत समय लग जाता है ना, क्या करें, बुनियादी ऐसी है। चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं। अब समझ लिया है अच्छे से, है ना? तो अब किसी भी तरह से कोई फेरबदल होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट an minus l is always greater than epsilon for any n in natural number, तो बताइए ये क्या कहना चाह रहा है? सर फिर आपका जो n है वो लेस देन हो जाएगा n नॉट से। अरे नहीं नहीं, मैथमेटिकली नहीं, आप इमोशनली इससे कनेक्ट हो जाइए, है ना? थोड़ा सा वैसे समझिए वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि आप कोई भी n चूज कर लो, यानी पैटर्न कितना भी क्लोज लेके चले जाओ, an और l के बीच का डिफरेंस जो है वो एक फिक्स डिफरेंस से अंदर नहीं आ रहा। मतलब जो पैटर्न्स हैं, ये l है, वो इतने गैप के बाहर ही सब ऐसे सिमटे हुए हैं, समझना, ठीक है? बाहर ही सिमटे हुए हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस है एप्सिलॉन डिस्टेंस, इसके अंदर कोई नहीं आ रहा, एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, सोचिए। तो कभी कन्वर्जन पॉइंट नहीं होगा। एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है कि नॉट कन्वर्जेंट। यही तो समझाना चाह रहा था मैं, फिगर से समझ पा रहे होंगे। फिगर से एक और बात समझ में आती है क्या सर? इसको अगर हम लोग नेबरहुड के कॉन्सेप्ट से डिफाइन करना चाहें तो मैं ये कह दूं कि हर एप्सिलॉन नेबरहुड, कितना भी छोटा नेबरहुड बनाओ, सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट अंदर आ जाने चाहिए। कैसे? है ना? देखना an माइनस एल क्या हो जाना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन। कब? whenever n इज ग्रेटर देन n नॉट। मतलब अगर मैं इमेज में आपको फिगर बना के दिखाऊं तो ये आपका पैटर्न है, ये कोई नंबर n नॉट होगा जिसके बाद ऐसा हो जाना चाहिए, ये कोई इंडेक्स होगा, ये कोई n नॉट से आप कंफ्यूज ना हो, ये कोई n रहा होगा, मतलब कोई इंडेक्स रहा होगा जिसके बाद का कोई भी पैटर्न का नंबर चूज करोगे, ये डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाना चाहिए। ये l है ना, और ये एप्सिलॉन है। ये फिगर मत भूलो। इसको मैं एक और तरीके से कह सकता हूँ, इस इनइक्वालिटी को मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि an बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन whenever n is greater than some index n naught। बताओ सही है? ये सही लिखा है? यस सर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, आपने पॉइंट से टोपोलॉजी पढ़ी है, इसका मतलब है कि l के अबाउट कोई भी नेबरहुड बनाऊं, कितना भी छोटा एप्सिलॉन डिस्टेंस का नेबरहुड बनाऊं, सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट उसके अंदर आने चाहिए और बाकी बाहर रह जाए तो रह, है ना? तो फॉर बिलोंग्स टू every epsilon neighborhood of L, there must be, या for नहीं लिखूंगा, in every, ठीक है, in every epsilon neighborhood of L there must be infinite number of elements of the sequence। infinite, बहुत अच्छे कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल, मतलब वहीं से क्लास खत्म करना चाहता हूँ। इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस या फिर ऑफ द पैटर्न ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं पैटर्न। बताओ क्या ये बात समझ में आई, पकड़ में आ रही है ना? टोपोलॉजिकली, हाँ टोपोलॉजिकली हम क्या कह रहे हैं, देखो एक तरह से हम कह रहे हैं कि सब कुछ इसके अंदर आना चाहिए, एप्सिलॉन डिस्टेंस से छोटा होना चाहिए। तो एक काम करो, L के आसपास एप्सिलॉन डिस्टेंस का नेबरहुड बना लो, पैटर्न के सारे पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर जो है इसके अंदर अगर आ जा रहे हैं तो इसका मतलब यही तो है, यानी कि ये जो है ये यही तो है कि इसकी डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी है। बताओ सही है? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं अभी, देखना आपको एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है?
नहीं आया तो पैसे वापस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की तरफ है आप। देखिए बस एक बच्चा मुझे बता दे, कोई भी आप में से बताएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। ये है एन नॉट, ये है आपका एल, ये है वो एप्सिलॉन डिस्टेंस जिसके अंदर आप पैटर्न के पॉइंट्स को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को चाहते हैं। अगर एल को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लिमिट कहना चाह रहा हूं, तो यानी कि एल इज सेट टू बी अ लिमिट, सेट टू बी द लिमिट, ठीक है, द लिमिट इफ ये सब होता है, ठीक है, इफ ये सब हो रहा है। बस इतना मुझे बता दो कि एन नॉट के पीछे कितने पॉइंट हैं और एन नॉट के आगे कितने पॉइंट होने चाहिए। ये जो इंडेक्सिंग आप करते हैं, एन नॉट कोई नंबर रहा होगा, कोई तो फिक्स नंबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। 500, 1000, 10,000, बोले यहाँ पे कट मारो तो ये है 5000, तो एन नॉट आपका हो गया 5000। अगर इसके बाद ये होने लगा तो बताओ, सही है ना? यस सर। तो मुझे इतना बता दो फाइनाइट कि नंबर। पीछे कितने पॉइंट Finite number. और आगे कितने पॉइंट रह गए। सर पीछे तो इनफाइनाइट है सर। पीछे का मतलब पीछे मैं finite है left की सर। तरफ पूछ रहा हूँ, पीछे इधर ये, नहीं सर, जो अपन ये राइट साइड में जा रहे हैं वो इनफाइनाइट सर है। और पीछे कितने हैं? फाइनाइट। वन Finite. वेरी गुड, फाइनाइट सर। बस आप समझ लीजिए, फाइनाइट। आप जंग जीत गए, है ना, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, मुबारक हो। क्या करिएगा इस धनराशि का? चलिए, फाइनाइट और इधर होंगे इनफाइनाइट, आपने ही कहा है, अब बदल मत जाना। इनफाइनाइट और बाहर फाइनाइट, क्या मैं ऐसे कह दूं कि एल अगर लिमिट होना चाहता है तो एल के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए, हर एप्सिलॉन, एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड, एवरी एप्सिलॉन एनबीडी की बात हो रही है यहाँ पे, देखना मजा आ जाएगा। एवरी एनबीडी, एवरी एनबीडी, ठीक है। और बाहर कितने होने चाहिए? बाहर केवल फाइनाइट बचने चाहिए, ठीक है, केवल फाइनाइट बचने चाहिए। क्यों? लॉजिकली भी एन नॉट के पीछे तो फाइनाइट ही नंबर है। सीख के मजा ना आ जाए तो कहना, ठीक है, 2 मिनट खुश रहोगे। जब लिमिट पॉइंट की बात होती है तो भी हम यही कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट होना चाह रहा है, ये क्या है? लिमिट। ये क्या है? लिमिट पॉइंट। तो इसके हर एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड में कितने पॉइंट होने चाहिए? बताओ, क्या सीखा था? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। 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 क्या आपने बाहर कभी सोचा था कि पीछे कितने पॉइंट छूट जाएंगे, इस नेबरहुड के बाहर कितने पॉइंट छूट जाएंगे? कभी सोचा था या इस बारे में बात होती है? सर तब तो लग रहा है कि वो बाहर भी हमारा फाइनाइट ही छूटता है। क्लस्टर चूंकि हम एल के जो लिमिट पॉइंट था उसी के अराउंड बनाते थे। क्लस्टर बिल्कुल इनफाइनाइट पॉइंट्स। नहीं, देखिए क्लस्टर ये भी है, समझिए, क्लस्टर ये भी है और क्लस्टर ये भी है। ये भी है। क्लस्टर में और इस क्लस्टर में फर्क है, समझिए। इस क्लस्टर में हमने कभी बात नहीं की कि इसके बाहर कितने पॉइंट छूटने चाहिए, यानी कि इसके बाहर इनफाइनाइट भी छूट सकते हैं और फाइनाइट भी छूट सकते हैं। अग्रीड? यस। लेकिन लिमिट के केस में ये डिसाइड कर लिया गया या फिर कॉन्सेप्चुअली ये कंक्लूड कर दिया गया कि ओनली फाइनाइट पॉइंट्स ही छूट सकते हैं। बताइए, यस और नो, फटाफट यस करते जाओ। यस सर, यस सर, यस सर। अब मुझे एक Yes. सवाल पूछना है आपसे, अब मुझे एक सवाल पूछना है। क्या यहां बनाता हूं, इसको ध्यान में रखिएगा, एक बार में सही जवाब आना चाहिए। अगर एल लिमिट बन गया, क्या बन गया? एल हमारा लिमिट बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हर एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट और बाहर कितने? फाइनाइट। क्या यहां पे दूसरा कोई हिम्मत कर सकता है कि लिमिट बन जाए? नो। क्यों नहीं? No sir. क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर हमारा सिर्फ सर क्लस्टर नहीं बन रहा है सर, वहां पे बहुत गैप। एग्जैक्टली जो पहले जवाब आया वो बेहतर था कि क्योंकि बाहर फाइनाइट पॉइंट ही छूट रहे हैं, तो कहां से लाओगे इसके इनफाइनाइट, इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कहां से लाओगे? यस। समझ रहे हैं? लेकिन जब लिमिट बनता है, मान लीजिए एल जो है वो लिमिट पॉइंट बन गया, लिमिट पॉइंट बना तो इसके नेबरहुड के अंदर कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट है, लेकिन बाहर भी इनफाइनाइट या फाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट है। तो क्या कोई Yes, sir. दूसरा लिमिट पॉइंट बन सकता है? बन यस सकता है। सर, बिल्कुल बन सकता है सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब बताओ क्या कीजिएगा इस धनराशि का? समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? इसका मतलब क्या है? कंक्लूजन बता सकता है कोई? concept है। कंक्लूजन बता सकता है सर कोई? सभी सर लिमिट जो है वो लिमिट पॉइंट्स भी हैं, लेकिन सभी लिमिट पॉइंट्स लिमिट नहीं है। लिमिट यूनिक होती है, लिमिट यूनिक होती है सर, और लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। हो सकती है। एग्जैक्टली, लिमिट इज ऑलवेज यूनिक। आप समझ में आया? Unique. कोई कहे लिमिट यस यूनिक, सर, एकदम अच्छे से सर। कोई पूछे ये लिमिट समझ में यूनिक होती है, प्रूव करो। आप कहोगे सुनो, अगर प्रूव कर दिया ना तो दूसरी लिमिट बना नहीं पाओगे। अगर आपकी हिम्मत है तो आप दूसरी लिमिट बना के दिखाओ मुझे। मैं आपको कहता हूं कि लिमिट 1000 होती है, बना के दिखाओ। आपकी हिम्मत ही नहीं है। क्यों? बाहर फाइनाइटी पॉइंट है, क्या करोगे इससे? लिमिट बना लोगे क्या? क्लस्टर बना लोगे क्या? नो क्लस्टर, नो क्लस्टर। फाइनाइट पॉइंट से क्लस्टर थोड़ी बनता है। लेकिन यहाँ बाहर इनफाइनाइट पॉइंट भी छूट सकते हैं, तो क्लस्टर बनने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि पॉसिबल क्लस्टर है यहाँ पे। इसलिए पॉसिबल लिमिट पॉइंट भी है, पॉसिबल अदर लिमिट पॉइंट भी है। यानी कि लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन लिमिट कभी एक के बाद दूसरी बन ही नहीं सकती। बट लिमिट पॉइंट कैन बी मोर देन वन फॉर एनी सीक्वेंस। ठीक है, ये एन नॉट वाला गेम देखो भाई, ये जो है लिमिट जो है ये किससे एसोसिएटेड है? ये सीक्वेंस से। एक चीज देखिए आपने, जिस चीज को आप हमेशा चिंता करते हैं एल ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, भूल जाते हैं कि दूसरी लाइन में क्या लिखा है? एन ग्रेटर देन एन नॉट। समझ में आया? अगर ये एन नॉट के बाद ये बिहेवियर नहीं मिल रहा होता तो कभी डिसाइड नहीं कर पाते कि इसके पीछे फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और आगे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कभी डिसाइड नहीं कर और पाते। सम इन यस सर। और कभी डिसाइड, और ना ये कभी डिसाइड होता और ना कभी डिसाइड होता कि लिमिट यूनिक होती है। समझ रहे हैं? एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसी ढेरों बातें अब ये याद रखेंगे। कल हम फिर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे और सीक्वेंस के बारे में कुछ और फैसिनेटिंग चीजें आपको सिखाएंगे। किताब नोट्स पढ़ना आप खुद सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मुझे कुछ नहीं सिखाना आपको, आप बस ऐसे पेशेंस के साथ बैठ रहिए। 1-1.25 घंटे का ये बिल्डअप था, है ना, जिसने आपको ये कंक्लूजन दिया। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये जो पिक्चर बना होता है ना, क्या बना होता है कि ये एल है, एल के पास क्या है? ये एप्सिलॉन बैंड है। सॉरी, देखना, ये एप्सिलॉन बैंड है। ये कहते हैं एल के आसपास एक एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन का बैंड लगा दो और पूरा पैटर्न ऐसे टहलने दो। ये हमारा पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न ऐसे घूम रहा है। ये हमारा येलो वाला जो है वो सीक्वेंस है। एक टाइम आएगा, कौन सा टाइम आएगा? ये एन नॉट आएगा, जिसके बाद ये पैटर्न इसके अंदर एंटर कर जाएगा। ये पैटर्न इसके अंदर एंटर कर जाएगा। जैसे इसके अंदर एंटर करेगा तो इस एन नॉट के बाद एन माइनस एल की जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी, क्योंकि आपने बैंडविड्थ क्या ली है? एप्सिलॉन, है ना? तो अब ये सारी डेफिनेशन जो है आपके लिए ट्रिवियल हो गई, आप बड़ी आसानी से आप ये सब समझ पा रहे हैं, है ना? ये आप चाहे ऐसे दिखाए चाहे ऐसे दिखाऊं, बात तो एक ही है ना, एक ही चीज तो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। कल तो क्लास नहीं लेंगे। सर